आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अध्ययन करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। यह गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र था। इसे जोना खां या उलुग खां की उपाधि भी प्राप्त थी। गद्दी पर बैठने पर इसने मोहम्मद बिन तुगलक शाह की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में ये मोहम्मद बिन तुगलक शाह के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। इसका शासनकाल 1351 ईस्वी तक रहा। इसका राज्याभिषेक 1325 ईस्वी में बलबन के लाल महल में या लाल भवन में हुआ। उलुग खां इसकी उपाधि थी और सिक्कों पर इसने अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह शब्द अंकित करवाया। एडवर्ड थॉमस मोहम्मद बिन तुगलक को सिक्के बनाने वालों का सुल्तान एवं धनवानों का युवराज कहते हैं। ध्यान दीजिए, एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का युवराज कहा है और सिक्के बनाने वालों का सुल्तान भी कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। समकालीन इतिहासकार ईसामी ने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक खूनी एवं रक्त पिपासु था। ईसामी ने उसे काफिर भी कहा है और द्वितीय यजीद भी कहा है और उसे बर्नी के द्वारा नाकाम परियोजनाओं का मेधावी कर्ता धर्ता घोषित किया गया है। राजमुंद्री अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक या उलुग खां की विजयों का उल्लेख है और राजमुंद्री अभिलेख में ही मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था 1325 से 1351, वो सल्तनत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ है। साम्राज्य विस्तार और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में उसने मौलिक और अनोखे विचार और सिद्धांत अपनाए। ये ध्यान दीजिए, साम्राज्य विस्तार और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में उसने मौलिक और अनोखे विचार अपनाए और उन्हें कार्यान्वित करने के उपाय भी किए। मोहम्मद बिन तुगलक ने विस्तारवादी नीति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया और उत्तर एवं दक्षिण भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। विस्तारवादी नीति को चरम पर कैसे पहुंचाया? उसने दक्षिण भारत में द्वार समुद्र, माबर और अनेगोंडी के राज्यों पर अधिकार कर लिया। उसके समय में दिल्ली सल्तनत का विस्तार उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर के दक्षिण में देवगिरी और वारंगल तक हो गया। पश्चिम में गुजरात और सिंध से लेकर के पूर्व में बंगाल तक उसका साम्राज्य विस्तृत था। पश्चिमोत्तर भारत में उसने कालानूर एवं फरशूर की विजयें प्राप्त की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कालानूर एवं फरशूर को जीता और दक्षिण में उसने द्वार समुद्र, माबर और अनेगोंडी के राज्यों पर अधिकार किया। तो उत्तर पश्चिमी भारत में उसने कालानूर और फरशूर का मतलब पेशावर, इन दो इलाकों को उत्तर पश्चिमी भारत में उसने जीता और दक्षिण में उसने द्वार समुद्र, माबर और अनेगोंडी के राज्यों पर विजय प्राप्त की। इससे क्या हुआ कि पश्चिमी सागर तट पर उसका अधिकार हो गया। उसका साम्राज्य 23 विशाल प्रांतों पर आधारित था, जिसमें
कश्मीर, बलूचिस्तान और पूर्वांचल के क्षेत्रों के अलावा लगभग सारा उपमहाद्वीप सम्मिलित था। 23 विशाल प्रांत थे उसके साम्राज्य में। केवल कश्मीर, बलूचिस्तान और पूर्वांचल, इनके क्षेत्रों के अलावा लगभग सारा भारतीय उपमहाद्वीप मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकार क्षेत्र में था। दक्षिण में मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीति थी वो उसके पूर्वगामी शासकों से भिन्न थी। चूंकि शासक बनने के पूर्व भी वह अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में सक्रिय रहा था, इस कारण दक्षिण के प्रति उसे गहरी अभिरुचि थी। इसके अलावा बंगाल विजय के बाद अब दक्षिण ही एक ऐसा क्षेत्र रह गया था जहां साम्राज्य विस्तार की संभावना थी। अतः सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण और उत्तर भारत के विलय के प्रयास किए, परंतु उसकी सफलता क्षणिक सिद्ध हुई। जल्द ही उसके राज्य में नए नए स्वतंत्र राज्यों की स्थापनाएं होने लगी। दक्षिण के क्षेत्रों को उसने जीता तो सही, लेकिन अधिक समय तक वो उनको अपने कब्जे में नहीं रख सका और दक्षिण के क्षेत्र साम्राज्य से पृथक होते गए। पूर्व में बंगाल का राज्य भी स्वतंत्र हो गया। अन्य प्रांतों में भी अलगाववादी और विघटनकारी शक्तियां प्रबल होने लगी। कई स्थानों पर विद्रोह हुए। साम्राज्य के मध्य में भी महत्वाकांक्षी सरदार विद्रोह करने लगे। असंतुष्ट सामंत भी विद्रोही हो गए। इन समस्त घटनाओं ने साम्राज्य की अखंडता को कमजोर कर दिया। अतः सल्तनत के विस्तार का चरमोत्कर्ष तो हुआ उसके शासन में, लेकिन साथ ही साथ उसके विघटन का आरंभिक बिंदु भी सिद्ध हुआ। अब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विद्रोह करने वाले व्यक्ति कौन कौन से थे, तो उसमें देखें हम तो मुल्तान में बहरूम किस्लू उसने विद्रोह किया। बंगाल में गयासुद्दीन बहादुर ने विद्रोह किया और दक्षिण में बहाउद्दीन गुरशस्प ने विद्रोह किया। तो ये अलग अलग विद्रोही जो थे जिन्होंने विद्रोह किया। इन परस्पर विरोधी घटनाओं के कारण कि जहां एक ओर तो साम्राज्य का चरम विस्तार हो रहा है और दूसरी ओर साम्राज्य के अलग अलग भागों में विद्रोहों की शुरुआत हो गई, इन परस्पर विरोधी घटनाओं के कारण मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है वो इतिहासकारों के बीच विवाद का मुद्दा बना हुआ है। उसके व्यक्तित्व के संबंध में इतिहासकारों की राय में बड़ी भिन्नता है। हम देखें अगर तो इतिहासकार एल्फिंस्टन कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर व्यक्तित्व में पागलपन का अंश था। इतिहासकार एल्फिंस्टन क्या कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व में पागलपन का अंश था। जबकि एएल श्रीवास्तव कहते हैं, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, कि मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व में विरोधी तत्वों का मिश्रण था। जबकि दूसरी ओर एक हमारे इतिहासकार हैं ईश्वरी प्रसाद, वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान व सुसंस्कृत शासक था। तो आप ये देखिए कि अलग अलग इतिहासकारों में सुल्तान के व्यक्तित्व को लेकर अलग अलग राय है। जहां एल्फिंस्टन उनमें पागलपन का अंश मानते हैं, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व में परस्पर विरोधी तत्वों का मिश्रण मानते हैं, जबकि ईश्वरी प्रसाद के मतानुसार सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सर्वाधिक विद्वान व सुसंस्कृत था। तो व्यक्तित्व को लेकर के अलग अलग राय है। इसी कड़ी में हम आगे देखें
तो मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व, प्रशासनिक नीतियों और प्रयोगों के संबंध में अनेक स्रोतों से हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। व्यक्तित्व, प्रशासनिक नीतियों और प्रयोगों के संबंध में हमें कई विस्तृत तो मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व, प्रशासनिक नीतियों और प्रयोगों के संबंध में कई सारे सोर्सेज हैं। इनमें सोर्सेज में हम देखें तो एक तो जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़शाही, इसी कड़ी में इसामी की पुस्तक फुतह उस सलातीन, इसामी की पुस्तक फुतह उस सलातीन, इसके अलावा कलकशंदी की पुस्तक सुबहुल अशा, ये भी हमें मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व, प्रशासनिक नीतियों और विचारों के बारे में, प्रयोगों के बारे में जानकारी देती है। और अंत में आती है अल उमरी की पुस्तक मसालिक उल अब्सार। तो ये हमारे पास 4 पुस्तकें हैं, 4 अलग अलग लेखकों की। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़शाही, इसामी की पुस्तक फुतह उस सलातीन, कलकशंदी की पुस्तक सुबहुल अशा और अल उमरी का यात्रा वृत्तांत मसालिक उल अब्सार। ये 4 ऐतिहासिक रचनाएं हमें मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व, प्रशासनिक नीतियाँ और उसके प्रयोगों के बारे में काफ़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करती है। कुछ इतिहासकार मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मकथा का भी उल्लेख करते हैं, लेकिन उसकी पांडुलिपि की विश्वसनीयता संदिग्ध है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ अभिलेख जो हैं, उसके समय के कुछ सिक्के और समकालीन जो पांडुलिपियाँ हैं, वो भी हमें मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व, प्रशासनिक नीतियाँ और प्रयोगों के बारे में विस्तृत जानकारियाँ प्रदान करती है। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उसने जब 1325 में जब राज्यारोहण उसका हुआ, उसके साथ ही हमने देखा कि उसको मंगोल शासक तरमाशरीन के, या जिसको तरमशिरी खान भी कहते हैं, उसके आक्रमण का सामना करना पड़ा। हालांकि इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ, मगर इस आक्रमण ने मोहम्मद बिन तुगलक को सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय करने की प्रेरणा दी और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, कालानूर एवं फरशूर, इन 2 इलाकों पर सबसे पहले कब्ज़ा कर लिया। उसको चिंता हुई कि मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि इन सीमावर्ती क्षेत्रों पर कब्ज़ा किया जाए। तो उसने क्या किया, एक तो कालानूर और दूसरा फरशूर, इनके ऊपर उसने कब्ज़ा किया। फरशूर का मतलब पेशावर, तो कालानूर और फरशूर अर्थात पेशावर पर उसने सबसे पहले कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद उसका सीमांत क्षेत्र जो था वो सुदृढ़ हो गया। कालानूर और फरशूर के अभियान ने जब वो सफल हुआ, तब मध्य एशिया की राजनीति में उसकी अभिरुचि जागृत हुई और संभवतः इसी समय उसकी सक्रिय विदेश नीति की नींव भी रखी गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने आरंभिक चरण में ही दक्षिण में भी साम्राज्य विस्तार किया। उसने कावेरी नदी का जो मुहाना था, वहाँ तक कोरोमंडल तट को उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। वैसे तो उसके साम्राज्य में 23 प्रांत थे, हमने पहले पढ़ा था। दक्षिण भारत में उसने 5 प्रांत संगठित किए। कितने? 5 प्रांत। ये 5 प्रांत जो थे, ये थे देवगिरी, द्वार समुद्र, माबर,
तेलंगाना और काम्पिल्य। देवगिरी, द्वार समुद्र, माबर, कंपिली और तेलंगाना। तो दक्षिण भारत में इस प्रकार उसने ये 5 प्रांत उसने संगठित किए। देवगिरी, द्वार समुद्र, तेलंगाना, माबर और काम्पिली। साम्राज्य विस्तार जो उसने ये किया, दक्षिण में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हुआ था। लेकिन ये साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी ये उसके समय में चरम पर पहुंची थी। हालांकि गयासुद्दीन तुगलक ने भी देवगिरी को, वारंगल को अपने राज्य में विलय कर लिया था और उसके पहले मुबारक खिलजी के समय में देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया गया था 1318 में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विस्तारवादी जो नीति थी वो अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गई और इसके नकारात्मक परिणाम भी होने लगे। दक्षिण में अलगाववादी प्रवृत्तियां प्रबल होने लगी, क्योंकि अब दिल्ली सल्तनत का विस्तार दक्षिण में सुदूर इलाकों तक हो गया था। देवगिरी, द्वार समुद्र, माबर, तेलंगाना, कंपिली, ये 5 प्रांत हो गए थे। अब इतने विस्तृत क्षेत्र पर आवागमन की भौगोलिक बाधाओं के चलते शासन कर रख पाना और नियंत्रण रख पाना बड़ा मुश्किल था। तो विद्रोहों की श्रृंखला शुरू हो गई। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 34 विद्रोह हुए थे, जिसमें से 27 तो अकेले दक्षिण भारत में हुए और इन विद्रोहों पर मोहम्मद बिन तुगलक नियंत्रण नहीं कर सका और एक एक करके दक्षिण के कई सारे इलाके स्वतंत्र होते गए। 1347 ईस्वी में हसन गंगू बहमन शाह ने पृथक बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी। बंगाल 1338 में स्वतंत्र हो गया। गयासुद्दीन बहादुर के नेतृत्व में बंगाल स्वतंत्र हो गया। राजपूताना के राज्य स्वतंत्रता का आचरण करने लग गए। मुल्तान में बहराम एबा, या जिसको बहराम किशलू भी कहा जाता है, उसने विद्रोह कर दिया। तो कहने का मतलब जगह जगह विद्रोह होने लगे। तो ये दक्षिण के इलाकों को दिल्ली सल्तनत में प्रत्यक्ष विलय की जो नीति थी, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चरम पर थी, ये सही नीति सिद्ध नहीं हुई। उसके नकारात्मक परिणाम प्रस्तुत होने लगे और दक्षिण में अलगाववादी प्रवृत्तियां पनपने लगी और यहीं से सुल्तान की समस्याओं का क्रम आरंभ हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन एक ऐसे समय आरंभ हुआ जब दिल्ली सल्तनत का निरंतर विस्तार हो रहा था। उसके साम्राज्य में नई नई समस्याएं भी उत्पन्न हो रही थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए वह कुछ नए और मौलिक परिवर्तन करना चाहता था। चूंकि वह तीक्ष्ण बुद्धि वाला सुशिक्षित व्यक्ति था, अतः उसे प्रचलित परंपरागत तौर तरीकों में अधिक अभिरुचि नहीं थी। वो अपने शासनकाल में कुछ नई नीतियां और नए प्रयोग करना चाहता था। लेकिन जो भी उसने नई नीतियां, नए विचार, नए सिद्धांत, नए प्रयोग जो भी उसने लागू करने का प्रयास किया, दुर्भाग्यवश वो सभी प्रयास असफल रहे। और इस असफलता के लिए अधिकतर जो समकालीन इतिहासकार हैं, चाहे जियाउद्दीन बर्नी हो जिसने तारीख़ फ़िरोज़शाही लिखी, चाहे इसामी हो जिसने फुतूह सलातीन लिखा, चाहे फिर आपका कलकशंदी हो जिसने सुबहल इंशा लिखा, या फिर एक और जो समकालीन इतिहासकार था अल उमरी जिसने मसालिक उल अब्सार लिखा। इन सारे समकालीन इतिहासकारों ने, बर्नी ने, इसामी ने, कलकशंदी ने, अल उमरी ने, सभी ने अपनी रचनाओं में मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व के तथाकथित दोषों पर चर्चा की। जैसा मैंने आपको बताया कि इसामी ने तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को खूनी और रक्तपिपासु कहा है। व्यक्तित्व के दोषों पर बर्नी और इसामी ने काफ़ी चर्चा की। जियाउद्दीन बर्नी और इसामी अपनी रचनाओं में मोहम्मद बिन तुगलक को क्रूर बताते हैं, उसे नृशंस बताते हैं, अत्याचारी और मूर्ख और पागल तक कहते हैं। कुछ विचार तो दुराग्रह पर आधारित है और
कुछ उसके विचारों से अनभिज्ञ होने के कारण बर्नी और इसामी ने ऐसा लिख दिया। जियाउद्दीन बर्नी और इसामी रूढ़िवादी सोच के इतिहासकार थे, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक नवीन विचारों का पक्षधर था, तर्क को प्रधानता देता था, पढ़ा लिखा था, इस्लाम का भी ज्ञाता था, इस कारण तर्क को प्रधानता देता था, तो उलेमाओं को भी चुप कर देता था, तो उलेमा उससे नाराज़ थे। सामंत वर्ग का वो पुनर्गठन करना चाहता था, तो तुर्की सामंत भी उसको ज़्यादा सपोर्ट में नहीं थे। नए नीतियाँ, नए विचार, नए प्रयोग को लागू करना चाहता था, समकालीन रूढ़िवादी प्रशासनिक अधिकारी इसके लिए तैयार नहीं थे। तो उसने अपने सामने जो भी समस्याएं आई, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए नए नए प्रयोग, नए विचार, नई नीतियाँ, नए सिद्धांत उसने लागू किए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो सारे क्या रहे? असफल रहे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विशाल साम्राज्य की अखंडता और सुल्तान की शक्ति को बनाए रखने के लिए उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। वो अपने नए विचारों के सहारे अपने राज्य को सुदृढ़ बनाना चाहता था, तत्कालीन समस्याओं का समाधान करना चाहता था। चूँकि शिक्षित और विद्वान व्यक्ति था, इसलिए नए प्रयोग करने में उसकी अभिरुचि थी, इसलिए उसने परंपरागत विचारों को छोड़कर कुछ नए प्रयोग करना चाहा। तो अब हम मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व एवं विचारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। वो कार्य हम कल करेंगे। धन्यवाद।